हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है कौशल विकास में पाठशाला विधि, स्कूल मेथड और पाठशाला मेथड इन स्किल डेवलपमेंट पार्ट 2, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, स्टेप्स के बारे में भी हमने समझ लिया है और पाठशाला विधि की प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया भी देख ली है। अब हम देखेंगे पाठशाला विधि के दोष, लेकिन उससे पहले गुणों पर एक दृष्टि डालना जरूरी हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं पाठशाला विधि के गुण। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता के कारण ये विधि आवश्यक है। भारतीयता एवं संस्कृत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विधि अपरिहार्य है। इस प्रणाली में शिक्षक या शिक्षण मन, वचन तथा कर्म की पवित्रता तथा गुरु के प्रति श्रद्धा पर आधारित होता है। गुरु शिष्य संबंध पारिवारिक होते हैं। फलस्वरूप ये छात्रों में नैतिक चरित्र या कहें चरित्र, नैतिक मूल्यों, आत्मसंयम, अनुशासन, मौलिक चिंतन, तर्क शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक है। भारतीयता एवं संस्कृत साहित्य में शोध व अनुसंधान के लिए विधि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। विंटरनेट ने स्वीकार किया है कि पंडितों की सहायता के बिना पाश्चात्य विद्वानों के लिए शास्त्र की आत्मा, विशेष रूप से व्याकरण तथा दर्शन की आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव था। इस विधि में अभ्यास, स्मरण तथा कंठस्थीकरण पर बहुत जोर दिया जाता है। फलस्वरूप समस्त ज्ञान छात्रों को कंठस्थ होता था। इसीलिए प्रोफेसर आमटे महोदय लिखते हैं कि हम यानी कि उनके शब्दों में कह सकते हैं, बैंक में जमा हुई राशि पर विश्वास नहीं करते, बल्कि वे साक्षात नकदी पर विश्वास करते हैं, जो किसी समय भी प्रयुक्त की जा सकती है या हो सकती है। क्योंकि संस्कृत प्रणाली, पाठशाला प्रणाली में छात्रों को याद कराया जाता है, कंठस्थ कराया जाता है और वे कहीं भी उसको बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल की प्रणाली है वो उसको परीक्षा से पहले रटा जाता है और परीक्षा के बाद समाप्त प्राय हो जाती है। इस विधि का प्रयोग करने वाले अध्यापक को विषय का पूर्ण ज्ञान होता था, जो शास्त्रार्थ के माध्यम से छात्रों को व्यापक व पूर्ण जानकारी देते थे। ऐसे छात्रों में आत्मविश्वास और विषय का गहन ज्ञान व प्रतिभा का विकास होता है। इस विधि में स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। अब देखेंगे पाठशाला विधि के दोष। पाठशाला विधि में स्मरण शक्ति अर्थात कंठस्थीकरण पर अधिक जोर दिया जाता है, किंतु वर्तमान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार स्मरण शक्ति पर अधिक जोर देने से मानसिक शक्ति अवरुद्ध हो जाती है तथा प्रेरणा शक्ति का ह्रास हो जाता है। परंतु वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण संस्थाएं, जहां 2 या 3 वर्ष का शिशु अपने वजन से 2 गुने भार का बोझ पीठ पर लादे, आंखों में मोटा चश्मा लगाए, प्रातःकाल 5 या 6 बजे कड़कड़ाती ठंड में रिक्शे या बस में बैठकर ठिठुरता हुआ उत्तर पुस्तिका के उत्तरों को कंठस्थ करता हुआ जाता है, क्योंकि प्रतिदिन उसका किसी न किसी विषय का परीक्षण यानी कि एग्जामिनेशन या टेस्ट होता है। ये शिक्षा पद्धति किस प्रकार की छात्रों को प्रेरणा देती है? हाँ, विद्यालय संचालकों व प्रशासकों को इससे आर्थिक लाभ, अधिकाधिक पुस्तकें निर्धारित करने से प्रकाशकों, जो प्रकाशक होते हैं, पब्लिकेशन से प्राप्त कमीशन तथा विद्यालय की 2 पालियों में चलाने से अधिक फीस की प्राप्ति होती है। वर्तमान पद्धति से छात्र में कुंठा अवश्य पैदा हो जाती है, जिससे परीक्षा परिणाम के समय उसमें बहुत सी ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं जो दुखदायी होती हैं। तभी तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को अपनी 10 व 12वीं कक्षा में छात्र जो बाहरी एवं आंतरिक परीक्षा का विकल्प देने के लिए विवश होना पड़ा है, जबकि परिषद के इस निर्णय से छात्रों में अध्ययन की प्रति रुचि व ज्ञान दोनों का पतन होता जा रहा है। पाठशाला विधि में पाठ्यक्रम एकांगी माना जाता है, जो व्यक्तित्व का एकांगी विकास करता है। इससे जीवन के प्रति दृष्टिकोण संकुचित व रूढ़िवादी हो जाता है। पाठशाला विधि में छात्रों को आश्रमों में रहकर अनुशासित जीवन यापन करना पड़ता था। अनेक प्रकार के आश्रम के कार्य व शिक्षण करने पड़ते थे। आज जनसंख्या वृद्धि व आश्रमों के लोप के कारण ऐसा संभव नहीं है तथा आश्रम जैसे कार्य, साफ सफाई, गौ सेवा, समिधा लाना, यज्ञ करना, खेत बाग बगीचे की देखभाल
व्यर्थ प्रतीत होते हैं। मौखिक कार्य वाद विवाद व शास्त्रार्थ से शिक्षक तक घबराते हैं। लिखित परीक्षा प्रणाली ने मौखिक अभिव्यक्ति को अनुपयोगी बना दिया है। यहाँ नीर छीर विवेक किया जाए, यानी कि नीर छीर विवेक या कहीं विवेचन किया जाए तो हम पाते हैं मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान के विकास के नाम पर हमने अपने बच्चों का कितना नुकसान किया है। पहले हम अपने विषय का विशेषज्ञ शिक्षक होता था, आज शिक्षक को एक विषय का ही ज्ञान न होकर अनेक विषयों का ज्ञान होता है, परंतु इस चक्कर में, सर्वज्ञ बनने के चक्कर में एक विषय पर पूरी तरह से अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता है। अब हम देखेंगे पाठशाला विधि में प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधियों के संबंध में। सबसे पहले हम देख रहे हैं मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण विधि। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि उनका शिक्षण गुरुकुलों में मौखिक रूप से कराया जाता है, जिसे सुनकर छात्र स्मरण रखते थे। वैदिक शिक्षा मौखिक ही दी जाती थी, किंतु वह पूर्णतया मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। गुरु स्वयं वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए छात्रों से अनुकरण कराते थे तथा शुद्धियों को व्यक्तिगत रूप से शुद्ध कराते थे। इस विधि से छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता था तथा विषय वस्तु उन्हें कंठस्थ भी हो जाती थी। इससे वह विषय उनका स्थायी हो जाता था, उनमें मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता भी विकसित हो जाती थी। नेक्स्ट है पारायण विधि। बिना अर्थ समझे हुए वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ पारायण कहलाता था तथा ऐसा करने वाले को पारायणिक कहा जाता था। जिन्हें वैदिक मंत्रों पर पूर्ण अधिकार हो जाता था उन्हें श्रोत्रिय कहा जाता था। वैदिक मंत्रों को बार बार आवृत्ति द्वारा कंठस्थ किया जाता था। कुछ अच्छी स्मृति वाले ऐसे भी छात्र होते थे जो बिना प्रयत्न के ही मंत्रों को कंठस्थ कर लेते थे, उन्हें अकृच्छ कहा जाता था। अभी बताया गया था जैसा कि इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। बिना अर्थ समझे हुए वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ पारायण कहलाता था तथा ऐसा करने वाले को पारायणिक कहा जाता था। जिन्हें वैदिक मंत्रों पर पूर्ण अधिकार हो जाता था उन्हें श्रोत्रिय कहा जाता था। वैदिक मंत्रों को बार बार आवृत्ति द्वारा कंठस्थ किया जाता था और कुछ अच्छी स्मृति वाले ऐसे भी छात्र होते थे जो बिना प्रयत्न के मंत्र को कंठस्थ कर लेते थे, उन्हें अकृच्छ कहा जाता था। कुछ ऐसे भी थे जो कई आवृत्तियों के या आवृत्तियों में स्मरण कर पाते थे अतः उनका नाम आवृत्तियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता था। जैसे कि पाठ को 5 बार पढ़ना, पंचक अध्ययन, शब्दों को 5 बार कहना पंचवार, शब्दों को 5 प्रकार से पढ़ना पंचरूप। इसी तरह सप्तक, अष्टक, नवक पारायण कहा जाता था। अशुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों का नाम अशुद्धियों की आवृत्ति के अनुसार एकानिक, द्वैनिक, त्रैनिक होता था। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ ये था कि इसे कंठस्थ करने के कारण ये ज्ञान जो है स्थायी हो जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे वाद विवाद विधि। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस प्रकार की विधि का जिक्र हुआ है। पाणिनि ने तो बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनसे विभिन्न शैक्षिक पद्धतियों का आभास होता है, जैसे प्राकथन, पूर्व घोषित विषय पूर्व तैयारी के साथ कहना, तत्स्थलीय तुरंत घोषित विषय बिना पूर्व तैयारी के तुरंत कहना, भाषण व्याख्या करना, समय का अवबोध, ज्ञान प्रदर्शन, विमति विपरीत मत विपक्ष, विप्रलाप विभिन्न मतों की अभिव्यक्ति, प्रतिश्रवण दूसरे के मत को सुनना, प्रतिज्ञा निष्कर्ष स्थापना या सिद्धांत। वाद विवाद विधि द्वारा साध्य प्राप्ति के 8 साधन सिद्धांत हेतु उदाहरण साधर्म, वैधर्म, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम बताए गए हैं। इस प्रकार निर्णायक मंडल द्वारा सर्वमान्य मत व्यक्त करने वाले को ही इसमें विजेता माना जाता है। इस विधि से विचार अभिव्यक्ति की क्षमता के साथ साथ आत्मविश्वास का विकास होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में शिक्षक द्वारा पूछे गए सवाल या उसकी शंका का समाधान गुरुजी करते थे। उपनिषदों में इस विधि का विशेष रूप से प्रयोग मिलता है, जहां गहन विषयों पर चिंतन इसी विधि द्वारा होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे सूत्र विधि।
इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विस्तृतवाद को संक्षेप में कहना है। व्याकरण व दर्शन के गहन विषय को इसी विधि से पढ़ाया जाता था। पढ़ने के सूत्र इस विधि के ज्वलंत उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखेंगे कक्षा नायक विधि। प्राचीन काल में गुरुकुलों में वरिष्ठ मेधावी छात्र अपने से कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाते थे। वे गुरु की अनुपस्थिति में, गुरु के अस्वस्थ होने पर या आश्रम में अधिक छात्र होने पर या जब गुरु छोटे छात्रों को समय देने में असमर्थ होते थे तब सहायक अध्यापक के रूप में ये मेधावी छात्र गुरु की सहायता करते थे, किंतु यह आश्रम में छात्र की भांति ही रहते थे, न कि गुरु रूप में। इसके बहुत से लाभ थे। गुरु को शिक्षण कार्य में सहायता मिल जाती थी, मेधावी छात्रों का ज्ञान परिपुष्ट हो जाता था, मेधावी छात्रों को शिक्षण प्रशिक्षण मिल जाता था और संस्था की आर्थिक सहायता भी हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे भाषण विधि। विषय को स्पष्ट करने के लिए गुरु उदाहरण कथानकों की सहायता से व्याख्यान देते थे, इसे भाषण विधि कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्याख्या विधि। इस विधि में शिक्षक सर्वप्रथम किसी पाठ या प्रकरण को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, स्वयं पाठ का आदर्श वाचन करता है, तत्पश्चात एक कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है एवं कठिन पदों का संधि विच्छेद, समास विग्रह, व्युत्पत्ति तथा अर्थ प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ इसको विस्तारित करके उसको बच्चों के सामने जो है स्पष्ट करता है, इसी को व्याख्यान विधि कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कथा कथन विधि। संस्कृत शिक्षण में प्राचीन काल से कथा कथन विधि का प्रयोग होता रहा है। उपनिषद, पंचतंत्र, हितोपदेश की इसके प्रमाण हैं। वर्तमान समय में भी छोटी कक्षाओं में छात्रों को कथा कथन के माध्यम से शिक्षण के प्रति आकर्षित किया जाता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप कहानी का चयन करता है। वह कहानी को रोचक बनाने के लिए बीच बीच में सहायक सामग्री का भी प्रयोग करता जाता है। इस प्रकार छात्र विषय वस्तु को सरलता से आत्मसात कर लेते हैं। ये विधि निम्न मानसिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी मानी जाती है तथा स्मरण की या कहें छात्रों की कल्पना शक्ति व स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे हम व्याकरण विधि। किसी भी भाषा का प्राण तत्व उसकी व्याकरण होती है। संस्कृत शिक्षण में इसलिए इस विधि को अपनाया गया है। इस विधि को पाणिनि विधि भी कहा जाता है। पाणिनि ने शब्दों व धातुओं का वर्गीकरण इस वैज्ञानिक ढंग से किया है कि थोड़े समय में ही विद्यार्थी संस्कृत भाषा में विज्ञ हो जा सकता है। उन्होंने व्याकरण शिक्षण को सरलतम बनाने के लिए संस्कृत की समशत 1944 यानी कि 1944 धातुओं को 10 जो है गुणों में विभक्त किया है और इसमें 1010 इसमें 1010 भवादि, 72 अदादि, 24 जोहत्यादि, 141 द्विवादी, 34 स्वादि, 157 तुदादि, 25 रूपादि, 10 तनादि, 61 क्रियादि और 410 शुरादि हैं। इसके अतिरिक्त धातुओं को आत्मनेपदी कर्ता द्वारा अपने लिए प्रयुक्त, परस्मैपदी कर्ता द्वारा दूसरों के लिए प्रयुक्त तथा अव्ययपदी या कहें उभयपदी कर्ता व अन्य दोनों के लिए, यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गई है, उभयपदी यानी कि दोनों के लिए कहा गया है, में भी विभक्त किया गया है। वस्तुतः व्याकरण विधि द्वारा भाषा का शुद्ध परिष्कृत व परिभाषित तथा सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।